नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार मिश्र, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के ऊपर और हम ये जानेंगे कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की क्या स्थिति है। मॉड्यूल 1 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP परिचय एवं नॉन अटेनमेंट सिटीज। इस मॉड्यूल में आप NCAP की शुरुआत, इसकी समय सीमा और नॉन अटेनमेंट सिटीज की परिभाषा के बारे में जानेंगे। मॉड्यूल 2 प्राणा पोर्टल एवं हितधारक विभागों स्टेक होल्डर्स की भूमिका। इस मॉड्यूल में आप प्राणा पोर्टल की कार्यप्रणाली और वायु गुणवत्ता सुधार में विभिन्न हितधारक विभागों की भूमिका को समझेंगे। मॉड्यूल 3 वायु गुणवत्ता सुधार के उपाय एवं एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI। इस मॉड्यूल में आप रोड डस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट और CND वेस्ट मैनेजमेंट जैसे सुधार उपायों पर चर्चा करेंगे। मॉड्यूल 4 सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी एवं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। इस मॉड्यूल में आप प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने वाली सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के मापदंडों को जानेंगे। चलिए अब हम पहले मॉड्यूल को विस्तार से समझते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जिसको हम शॉर्ट में NCAP बोलते हैं, जिसको नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम तो NCAP NCAP भी बोला जाता है। इस योजना का प्रारंभ जनवरी 2019 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया था। और चूंकि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता को स्वच्छ रखने में सहायता करने वाले पहलुओं पर काम करने के लिए बनाई गई थी। प्रारंभिक चरण में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 5 वर्षों के लिए किया गया था, जिसका ड्यूरेशन वित्तीय वर्ष 2019-2020 से लेकर के वित्तीय वर्ष 2025 एवं 26 तक है। इसका प्रथम चरण मार्च 2026 में पूर्ण होने वाला है। इस प्रोग्राम का शुरुआत करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसमें जो वायु गुणवत्ता को कह सकते हैं प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उनमें एक जो मुख्य कारक है जो अपने जो देश है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में जो मुख्य रूप से पाया गया है, वो है पार्टिकुलेट मैटर, जिसको हम मूलतः PM10, PM2.5, PM1 इन श्रेणियों में बांटा गया हुआ है। पार्टिकुलेट मैटर को समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु का, चाहे वो तरल हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो गैस हो, उसका वह सूक्ष्म कण जो कि आर्टिफिशियल रूप से बना है और एटमॉस्फेयर में समाहित हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि एक इंसान का जो बाल है, सर के जो बाल हैं, उनका जो साइज़ होता है वो करीबन 50 से 70 माइक्रोमीटर का होता है। और हम रेत की जो कण देखें, जो छोटे छोटे बालू के कण होते हैं, उनका जो साइज़ है वो 50 से 60 या 90 माइक्रोमीटर का होता है। तो हम जब पार्टिकुलेट मैटर 10 और 2.5 की बात करते हैं, तो PM10 नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे कण जिनकी साइज़ 10 माइक्रोमीटर या उससे छोटी है, उनको हम बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। अब ये अपने साइज़ में इतने छोटे होते हैं कि इनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इनका मानव शरीर पर, पर्यावरण के विभिन्न अन्य जीवों पर, मूलतः पर्यावरण पर बहुत ही प्रभाव है। हम आए दिन न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, बाकी जगहों पे हम देखते होंगे कैसे वायु प्रदूषण से कितनी जानें जा रही हैं, कैसे लोगों की सेहत खराब हो रही है और बहुत सारी दूसरी समस्याएं जो इससे जुड़ी हुई हैं। तो जो हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है, वो पार्टिकुलेट मैटर 10, जो कि एक बड़ा कह सकते हैं भाग है वायु प्रदूषक के रूप में, उसको कम करने, उसको मानक स्थिति के भीतर लाने के लिए शुरुआत की गई। राष्ट्रीय मानक स्तर पार्टिकुलेट मैटर का 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो इसी लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। पूरे देश में, भारतवर्ष में 130 शहर ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया था राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत। और हमारे मध्य प्रदेश में मूलतः 7 शहर, जिनमें भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, जो 4 बड़े शहर हो गए, और उज्जैन, देवास एवं सागर हैं। अब इस कार्यक्रम को चलाने के लिए कुछ वित्तीय व्यवस्थाएं भी की गई और एवं उन वित्तीय व्यवस्थाओं को लागू करने या समय समय पर उपलब्ध कराए जाने हेतु कुछ नियम बनाए गए। जैसे कि जो बड़े शहर हैं, भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर, इनके लिए क्योंकि इनकी जो जनसंख्या है वो 10 लाख या उससे अधिक की है, इसलिए इनको एक अलग श्रेणी में रखा गया, जिनको हम बोलते हैं मिलियन प्लस शहर। और दूसरे जो छोटे शहर हैं, जिनको हम बोलते हैं NCAP शहर, जिनकी वित्तीय व्यवस्था की जाती है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। और जो बाकी बड़े शहर, 4 बड़े शहर हैं हमारे पास, जिनको हम मिलियन प्लस शहर बोलते हैं, उनकी वित्तीय व्यवस्था होती है RBI, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा, जो 15वें वित्त आयोग के तहत उनको राशि अनुदान राशि प्रदान की जाती है। अब इन अनुदान राशियों पे काम करने
या फिर हम ये कहें कि जो 130 शहर हमने चुने पूरे देश में, इनके पीछे क्या कारण थे, क्यों इनको लिया गया। तो एक टर्म यूज़ किया जाता है नॉन अटेनमेंट सिटीज़। नॉन अटेनमेंट सिटीज़ का मूलतः यह मतलब हुआ ऐसे शहर जिन्होंने या जिनकी वायु गुणवत्ता लगातार 5 वर्षों में जो राष्ट्रीय मानक है उसको पार कर गई है या उससे अधिक दर्ज की गई है। जो 5 साल का डेटा लिया गया वो है 2011 से 2015 तक का हमने जो डेटा जनरेट किया, जो मॉनिटरिंग की केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा, विभिन्न राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा। उन डेटा का आकलन करने के बाद हमें ये पता चला कि 94 शहर ऐसे हैं, 94 सिटीज़ पूरी इंडिया में, पूरे भारत में अपने, जो लगातार पिछले 5 वर्षों से जो राष्ट्रीय मानक हमारा है PM10 का 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, उसको वायलेट कर रही हैं, उसको पार कर रही हैं, उससे अधिक दर्ज हो रही हैं। साथ ही जो PM2.5 है, मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिनकी या ऐसे डस्ट पार्टिकल्स जिनकी साइज़ 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटी है। अब जब हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी जानना चाहिए कि इनके मुख्यतः सोर्स क्या हैं। तो इनके मुख्य स्रोत हैं धूल के कण, कंस्ट्रक्शन साइट्स जहाँ पे बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है या उनको डेमोलिशन हो रहा है, सड़क से उड़ने वाली धूल, जब हम कचरा जलाते हैं या पराली खेतों में जलाई जा रही है उससे निकलने वाले धुएँ, या सवेरे या कूड़े कचरे को इकट्ठा करके एक तरफ जला देने वाले से निकलने वाले धुएँ, कुछ इंडस्ट्रीज़, औद्योगिक इकाइयाँ हैं या और चीज़ें हैं जहाँ से स्मोक निकलते रहते हैं। और इनके अलावा वातावरण में जो वातावरणीय गैसें हैं उनका जो अन्य प्रदूषक हैं जो कि औद्योगिक इकाइयों से निकलते हैं, हमारे गाड़ियों से निकलते हैं, इनके साथ मिल करके एक नए प्रदूषक बनाते हैं। तो ये सारे ही मुख्य स्रोत हैं पार्टिकुलेट मैटर के। अब साइज़ के आधार पर इनको PM10, PM2.5 एवं अन्य श्रेणियों में रखा जाता है। तो PM10 और 2.5 वायलेट करने के बेसिस पे हमने 130 आज दिनांक तक 130 NCAP शहरों की लिस्ट बनी हुई है जिनमें काम राष्ट्रीय स्तर पर कार्य योजना तैयार करके काम किया जा रहा है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि NCAP का उद्देश्य 2026 तक प्रदूषण को कम करना है और पार्टिकुलेट मैटर PM10 और PM2.5 की पहचान कैसे की जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को फलीभूत करने, उसकी निगरानी करने, उसको दिशा देने के लिए प्राणा पोर्टल, एक वेब पोर्टल का निर्माण किया गया है जिसको है बोलते हैं हम PRANA, प्राणा, जिसका नाम मतलब फुल फॉर्म जिसको हम ये बोल सकते हैं कि पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। हमने समझा है नॉन अटेनमेंट सिटीज़ क्या है। अब एक पोर्टल का निर्माण किया गया जिसके माध्यम से हम सारी गतिविधियों का निगरानी करते हैं एवं उसकी कार्य दिशा को तैयार करते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम मूलतः 7 विभिन्न आयामों पर आधारित है, जिनमें पहला आयाम है एयर क्वालिटी डेटा। मतलब हमारे पास इन चुनिंदा शहरों की पूर्व में जो वायु गुणवत्ता रही है उनका डेटा उपलब्ध है। फिर लगातार इन शहरों में इन दिनों में जो वायु गुणवत्ता की क्या स्थिति है उसकी निगरानी, पहला हमारा थीम है इसका। दूसरा वेस्ट एंड बायोमास, जो हमारा कूड़ा कचरा जो निकलता है, चाहे घरों से हो चाहे वो मार्केट से हो, मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो निकलते हैं पूरे नगर निगम की तरफ से, किसी नगर निगम में, उसका डंप करना, उसका जलाना, ये एक बहुत बड़ा कारक है वायु प्रदूषण में। अगला है हमारा औद्योगिक इकाइयाँ, अगला है सड़क पर चलने वाले वाहन, फिर है सड़क से उड़ने वाली धूल, सड़क पर जो मौजूद गड्ढे, सड़क के दोनों किनारों पर पेविंग ना होना, खाली जगह का खुला रहना, पब्लिक आउटरीच, मतलब लोगों तक इन बात को पहुंचाना, और अगला कैरिंग कैपेसिटी, मॉनिटरिंग नेटवर्क एंड सोर्स अपोर्समेंट। आम जनता को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ना मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि आम जनता को पहले तो हमें ये बताना है कि वायु प्रदूषण एक समस्या है। जब हम ये समझेंगे कि वायु प्रदूषण एक समस्या है तो हम ये भी जानेंगे कि इस समस्या का हमारे ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो हम इसके लिए जागरूक होंगे और इसके लिए उपायों पर कार्य करेंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को फलीभूत करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय स्थापित करके इसको उनके प्लान तैयार करना, उनके विभिन्न एजेंडा बिंदु को रखना जिन पे कार्य कर और हम इसको पूरा करें। इसके लिए प्रारंभ में 5 वर्षीय एक शहर कार्य योजना तैयार की गई कि किन किन मुख्य बिंदुओं पर हमें कार्य करना है। उन 5 वर्षीय कार्य योजना को हमने वर्षवार हर साल का एक वर्ष का, जिसको हम एनुअल एक्शन प्लान बोलते हैं, वो तैयार किया गया कि जो हमने लक्ष्य 5 साल में निर्धारित किया है उसको कैसे हमने 5 अलग वर्षों के लिए तोड़ा। फिर उन 5 वर्षों को काम को 1 साल में लाए और 1 वर्ष के जो कार्य हैं उनको हमने क्वार्टरली
त्रिमासिक में हमने उसको और फर्दर छोटा किया और उस पर काम करना स्टार्ट किया। तो जो सबसे मूलभूत विभाग है जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में काम करता है वो हमारी नगरीय इकाइयाँ हैं, नगर निगम है, नगर पालिक निगम या नगर निगम। तो हमारे जो 7 शहर, चुनिंदा 7 शहर हैं हमारे मध्य प्रदेश के, भोपाल नगर निगम, ग्वालियर नगर निगम, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, देवास, सागर, इस तरह के 7 शहर। तो इनकी जो नगरीय इकाइयाँ हैं इनको मूलभूत से काम करना रहता है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट हो, चाहे वो CND वेस्ट का मैनेजमेंट हो, रोड डस्ट का मैनेजमेंट हो, बायोमास जो बर्न हो रहा है उसका मैनेजमेंट हो, ग्रीन बेल्ट हरित विकास, हमें जो हरित क्षेत्र का जो विकास करना हो उसका जो काम हो, ये मूलतः सारे काम नगरीय निकाय द्वारा किए जाते हैं। कुछ अन्य विभाग भी इसमें सम्मिलित होते हैं, तो सबका कोऑर्डिनेशन होता है। दूसरे नंबर पे आता है परिवहन विभाग। जितनी गाड़ियाँ सड़कों पर चल रही हैं उनका नियमित PUC जाँच किया जाए, PUC जाँच करके उसका सर्टिफिकेट सेंट्रल वेब पोर्टल से जोड़ा जाए ताकि उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जा सके, चालानी कार्रवाई की जा सके। जो ऐसे वाहन जो अधिक प्रदूषणकारी हैं, जो 15 साल या उससे बहुत पुराने हों, उनको रिस्ट्रिक्ट करना, जो ट्रैफिक मूवमेंट्स या जो ट्रैफिक जैम्स लगते हैं, ट्रैफिक इंटरसेक्शंस होते हैं, उनको मुक्त करना, लेफ्ट टर्न्स को फ्री रखना, मीन्स ये विभागवार कार्य हैं। नेक्स्ट विभाग है कि पब फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट। इसका मुख्य काम क्या होगा? टू इनकरेज यूज़ ऑफ ओनली क्लीनर फ्यूल्स। हम आजकल जानते हैं कि गाड़ियों में भी, औद्योगिक इकाइयों में भी और घरों में भी CNG, LPG और कॉमर्शियल कुकिंग गैसेज जो उपलब्ध हैं उनका इस्तेमाल किए जाने के हेतु अधिक जोर दिया जा रहा है। साथ ही जो ट्रेडिशनल फ्यूल हैं, वुड है, चारकोल है, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, इनको रोकना या इनके इस्तेमाल को डिस्करेज करना। अगला विभाग है औद्योगिक विभाग। औद्योगिक विभाग का मूलतः ही काम है कि जो भी स्टैंडर्ड, जो भी नॉर्म्स बनाए गए हैं उन पर फलीभूत से काम करना, जो प्रदूषण को रोकने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना, और साथ ही हर प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मदद करते हुए नए मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित करना, और जहां पर भी किसी भी प्रदूषक की सांद्रता अधिक पाई जाती है तो उसको नियंत्रण में लाने के लिए उचित कार्यवाही करना। अगला विभाग आता है पर्यावरण विभाग। पर्यावरण विभाग भी इस पूरे कार्यक्रम का मूल विभाग है, या कह सकते हैं कि यही विभाग है जो निगरानी करता है पूरी तरह से इसकी। इस विभाग का काम है सारे विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना, समय समय पर गठित समितियों की बैठकें कराना, जिससे हर तैयार कार्य योजना पर दिशा एवं उसकी निगरानी कर सके, उसकी दिशा निर्धारित कर सके। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि प्राणा पोर्टल के माध्यम से NCAP की निगरानी कैसे की जाती है और इसमें विभिन्न विभागों की क्या जिम्मेदारियां हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। किसी भी शहर की जो वायु गुणवत्ता होती है उसको ठीक करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए कुछ मुख्य कार्य होते हैं जो बहुत साधारण कार्य हैं। हम ये देखेंगे जैसे हर वो कारक जिससे वायु प्रदूषण होता है उसी में ही उसका उपाय भी छिपा होता है। जैसे कि हम कर रहे हैं बायोमास डंप करना या बर्न करना, तो प्रदूषण हो रहा है अगर हम बायोमास को, कचरे को फेंक रहे हैं या हम उसको जला रहे हैं। इसका उपाय कहाँ है कि हम उसको, जो उसका मैनेजमेंट बना हुआ है, सॉलिड वेस्ट कैसे मैनेजमेंट करनी है, जो इसकी इकाइयाँ हैं वो फलीभूत उस पर काम करें और उसको ना जलाएं, तो ये यही खत्म हो गया। रोड डस्ट, अगर हमारी सड़कें गड्ढे मुक्त हों, सड़कों के दोनों किनारे पेव्ड हों, खाली जगह ना हो, तो धूल के कण नहीं उड़ेंगे। तो सड़क में गड्ढे हैं इसलिए प्रदूषण हो रहा है, बंद हो जाए गड्ढे, दोनों किनारे पेव कर दिए जाए तो प्रदूषण नहीं होगा। ग्रीन कवर, जो भी बैरन लैंड है शहर में, छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा, उनको या तो हम हरित कवर कर दें या फिर हम उसमें परकोलेटेड टाइल्स लगा दें, जिससे कि सॉइल का इरोजन भी रुके और धूल के कण जो वातावरण में शामिल हो रहे हैं उनसे भी बचाव हो। CND वेस्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन एवं डिमोलिशन की हर वो गतिविधि जिससे प्रदूषक निकल के वायु वातावरण में सम्मिलित हो रहे हैं उन पर निगरानी करना, उन पर कंट्रोल लगाना। मल्टी लेवल पार्किंग करना, ट्रैफिक इंटरसेक्शंस को क्लियर रखना, व्हीकल्स, CNG व्हीकल्स हमने पहले ही बात कर ली, को बढ़ावा करना। और इन सब में एक और मुख्य गतिविधि है, वो है कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब आम जन को जागरूक करना, आम जन को ये बताना कि पर्यावरण प्रभावित होता है वायु प्रदूषकों से, वो हमें भी प्रभावित करता है, हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जब हम वायु गुणवत्ता की बात करते हैं तो हम देखते हैं पेपर में, न्यूज़ में, मैगजीन्स में वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में, क्योंकि जो पार्टिकुलेट मैटर हैं, पार्टिकुलेट मैटर 10 हो, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 हो, कुछ गैसियस पॉल्यूटेंट्स हों जैसे कि सॉक्स, सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, नॉक्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड्स होते हैं और भी तमाम तरीके के प्रदूषक हैं। आम जन को ये समझाना थोड़ा मुश्किल होता है,
तो इसके लिए एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक। आपके शहर की वायु गुणवत्ता किस सूचकांक में आ रही है, कि क्या स्थिति है, हर दिन ये बताया जाता है वायु गुणवत्ता सूचकांक के माध्यम से। हम कलर कोडिंग के माध्यम से हम देख सकते हैं कि वायु गुणवत्ता को 6 अलग श्रेणियों में बांटा गया हुआ है। जैसे कि वायु गुणवत्ता अगर 0 से 50 के बीच में आती है तो हम उसको अच्छा मानते हैं, हरे कलर से डिनोट करते हैं, और उसका जो हेल्थ इंपैक्ट है वो मिनिमल है या कुछ भी नहीं है। फिर हम नेक्स्ट अगली श्रेणी में जाते हैं तो 51 से 100, जिनको हम बोलते हैं सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक, और हल्के हरे रंग से दिखाते हैं। अगला श्रेणी आता है 101 से 200, मॉडरेट, जिसको हम पीले रंग से दिखाते हैं कि ये चेतावनी है कि वायु प्रदूषण आपके शहर में, आपके उस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, ये एक चिंताजनक बात है। अगला श्रेणी आता है 201 से 300, जिसको हम खराब की श्रेणी बोलते हैं। वहाँ पर हल्का लाल रंग आता है। आप देख रहे हैं कि कलर के माध्यम से हम कैसे आम जन को भी बता सकते हैं कि आपके शहर की वायु गुणवत्ता कैसी है, कितनी खराब या कितनी अच्छी है। तो हमें हमारे स्वास्थ्य पर ये कितना प्रभाव डाल सकती है, ये भी साथ में बताया जाता है। इसलिए हमें जागरूक होना है और हमें क्या काम अपने स्तर पर करना है वो तय किया जाता है। इसी तरह से 301 से 400 में वेरी पुअर, बहुत ख़राब, और 401 से 500 में सीवियर, यानी कह सकते हैं कि खराब से भी बदतर की स्थिति। अब जब हम बात करते हैं PM10, जो मूल एक कारक है जिसके ऊपर पूरा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम तैयार किया गया है, तो इसकी स्थिति को निगरानी करना, तो जो प्राणा पोर्टल हमने अभी जाना है पीछे की स्लाइड्स में कि हमारे शहरों की वहाँ पर आईडीज़ बनी हुई हैं, हमारे शहरों के सारे वायु गुणवत्ता के कारक वहाँ पर प्रदर्शित किए जाते हैं, मुख्यतः PM10, जिनकी जानकारी वर्षवार कितनी है आज दिनांक तक वो हमने दर्शाया गया है। और हम देख रहे हैं इस कार्यक्रम के प्रक्रियारत होने से वो हमारी वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया जा रहा है। एक आध दो कुछ शहरों में छोड़ करके जहाँ पर कुछ निजी या कुछ ऐसी गतिविधियाँ हो रही हों, चाहे कोई नए ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा हो, नई कंस्ट्रक्शन पार्किंग का निर्माण हो रहा हो, कुछ भी हो सकती हैं, उनको अगर हम इग्नोर करें तो हम ये देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम की वजह से शहरों में सुधार हो रहे हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए ग्रीन बेल्ट विकास जैसे कौन से कदम उठाने चाहिए और AQI के कलर कोड्स का क्या अर्थ है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। इन्हीं के चरण में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में एक और आयाम आता है जो होता है सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी। इसको हम बोलते हैं स्रोत विभाजन अध्ययन। मतलब हम ये आप सरल भाषा में हमें कह सकते हैं कि किसी भी शहर का जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो किन्हीं प्रदूषकों पर निर्धारित होता है, PM10, 2.5, SOx, NOx वगैरह। अब इन प्रदूषकों का कितना योगदान है, योगदान के साथ साथ उन प्रदूषकों के मुख्य कारक कौन से हैं, इसकी पहचान करना ही स्रोत विभाजन अध्ययन कहलाता है। इनके ये कहना सरल है कि हमने वायु गुणवत्ता का जांच किया, वायु गुणवत्ता में हमने प्रदूषक को देखा, प्रदूषक का हमने मात्रा जानी, सांद्रता जानी, और फिर उस सांद्रता का सोर्स हमने जान लिया। इसमें काफ़ी गहन अध्ययन करना पड़ता है, वैज्ञानिकों की टीम लगती है, बहुत सारी निगरानी होती है, लेकिन इससे हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि हमारे भोपाल शहर की हम अगर बात करें, किस क्षेत्र में कौन सा प्रदूषक ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है जिससे कि वायु गुणवत्ता खराब हो रही है, उसके मुख्य कारक कौन से हैं और उन कारकों को कैसे दूर किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे हम ये देख सकते हैं कि भोपाल शहर हेतु ARAI पुणे ने अध्ययन किया और उन्होंने ये बताया कि PM10 और PM 2.5 के लिए जो 4 मुख्य स्रोत हैं वो हैं डस्ट 62%, परिवहन 13%, कंस्ट्रक्शन 12% एवं खुले में कचरा जलाना की गतिविधि 2.9%। हम ये देख सकते हैं अगर भोपाल में हमने सड़क से निकलने वाली धूल और परिवहन की गतिविधि को, केवल इन दोनों गतिविधि को ही पकड़ के हमने ठीक कर लिया। अब सड़क की धूल मतलब सड़क को गड्ढा मुक्त करना, दोनों किनारों को पेव करना, परिवहन ट्रैफिक जाम से मुक्ति पाना, पुराने व्हीकल्स को एलिमिनेट करना, नए व्हीकल्स का POC जांच करना, लेफ्ट टर्न्स को फ्री रखना, तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम अगर इस स्रोत विभाजन स्थिति से, इस अध्ययन से हमें ये पता चला कि इन 2 कारकों को अगर हमने ठीक कर लिया तो लगभग 70 से 75% हमारी वायु गुणवत्ता ठीक हो जाएगी। उसी तरह ग्वालियर, इंदौर और बाकी शहरों में भी अध्ययन हो चुका है, परिणाम आ गए हैं और बाकी जगहों पे अध्ययन हो रहे हैं। तो ये एक स्रोत विभाजन स्थिति है। NCAP में या राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में एक और कह सकते हैं एक कड़ी है या एक और इसमें आयाम है। जब शहरों की वायु गुणवत्ता जांची गई एवं शहरों के एक्शन प्लान पे कार्य प्रारंभ हुए तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का प्रारूप बनाया गया जिसमें सभी शहरों को प्रतिभाग करना था
और जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण होता है उसी तरह स्वच्छ वायु सर्वेक्षण होता है, और ये देखना था उसमें 8 विभिन्न फैक्टर्स के 32 विभिन्न सब कॉम्पोनेंट्स में 8 मुख्य कारक हैं, उसके अंदर 33 अन्य मुख्य पॉइंट्स हैं या बिंदु हैं जिन पे आपके शहर ने कितना कार्य किया है, आपके शहर की वायु गुणवत्ता पिछले वर्ष की भांति कितनी मात्रा में सुधरी है, कितने वित्तीय अनुदान का आपने उपयोग किया है। तमाम पहलुओं पे जानकारी को इकट्ठा करते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इसका चयन किया जाता है कि पूरे देश भर से 130 शहरों में से वो कौन से शहर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 3 अलग श्रेणियों में बनाए गए हैं ये ऐसे शहर जिनकी पॉपुलेशन, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। दूसरी श्रेणी आती है ऐसे शहर जो 3 से 10 लाख की श्रेणी में आते हैं, और ऐसे शहर जो 3 लाख से कम वाली जनसंख्या की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें 130 शहरों को इन 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। और देखो कौन से ऐसे शहर हैं जो इन सारे मानकों पर खड़े उतर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि उनको भी एक मोटिवेशन मिले काम करने के लिए और वो और आगे बढ़ें, और उनको देख के बाकी शहर भी अपने शहर में कार्य योजना को अच्छे से लागू करें। तो हम ये देखेंगे कि 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में हमारे प्रदेश के सभी शहरों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। और हर वर्ष में मध्य प्रदेश के किसी न किसी शहर को जो कह सकते हैं कि टॉप 3 या टॉप 3 शहर जो होते हैं जिनको पुरस्कृत किया जाता है उनमें सम्मिलित रहे हैं। और विगत वर्ष में इंदौर ने 200 में से 200 अंक ला करके प्रथम स्थान हासिल किया है। जबलपुर ने 200 में से 199 अंक ला करके दूसरा स्थान हासिल किया है। मतलब टॉप 3 सिटीज़ में 2 सिटीज़ एमपी की आई थी, और तीसरी श्रेणी में देवास ने भी 193 अंक ला करके पहला श्रेणी हासिल किया है। मतलब यह दर्शाता है कि हमारे शहरों में वायु गुणवत्ता के सुधार हेतु कार्य हो रहे हैं, कार्य चल रहे हैं, और इस योजना के इस कार्यक्रम के लागू होने से शहरों की वायु स्थिति में सुधार हुआ है, और सुधार हेतु जो मुख्य कार्य हैं उन पर किया जा रहा है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी के द्वारा प्रदूषण के स्रोतों का पता कैसे लगाया जाता है, और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में शहरों की रैंकिंग कैसे होती है। चलिए अब बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस संबंध में हमने एक प्रश्नोत्तरी भी तैयार की है। इनका उत्तर देने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का मुख्य लक्ष्य समयबद्ध तरीके से वायु प्रदूषण को कम करना है। प्राणा पोर्टल एक महत्वपूर्ण टूल है जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को 7 थीमैटिक एरियाज पर मिलकर कार्य करना आवश्यक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI हमें हवा की गुणवत्ता और स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों को समझने में मदद करता है। सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी के माध्यम से हम शहर में प्रदूषण के सटीक कारणों की पहचान कर सकते हैं। सड़कों की पेविंग और ग्रीन बेल्ट विकास जैसे व्यावहारिक उपाय प्रदूषण कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इस कोर्स के समापन पर चलिए एक अंतिम प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं, जिसको सफलतापूर्वक खत्म करके आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।